मिश्रा आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और जनरल साइंस की श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे केपलर्स लॉ के बारे में। आप लोगों ने इससे पिछले वीडियो में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में, खासकर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। और गुरुत्वीय त्वरण में जो परिवर्तन आते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। इसके अलावा लिफ्ट के अंदर जो वेट में, भार में जो परिवर्तन होता है उसके बारे में भी हम पिछली क्लास में आपसे चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा हो तो प्लीज एक बार उस वीडियो में जाकर के देखिएगा, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं केपलर्स लॉ के बारे में। आप जैसे कि जानना चाहेंगे कि ये केपलर कौन है, तो केपलर जो है एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर है। ये एक जर्मन खगोलविद है और इन्होंने ही सबसे पहले जो ये प्लैनेट्स हैं ये उनके मूवमेंट के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। और उनको मदद किया एक और एस्ट्रोनॉमर है जो डेनिश एस्ट्रोनॉमर है, मतलब डेनमार्क के रहने वाले हैं, जिनका नाम है टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे। तो टाइको ब्राहे के सहयोग से इन्होंने ये एक दो जो नियम है, टोटल केपलर के 3 नियम है प्लैनेट्स मूवमेंट के बारे में। तो यहाँ पर जो 2 नियम है वो इन्होंने टाइको ब्राहे के सहयोग से 1609 में जो है दिया था। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस नियम को समझने से हमको ये पता चल जाता है कि जो हम सैटेलाइट्स छोड़ते हैं, सैटेलाइट्स भेजते हैं। देखिए सैटेलाइट्स 2 तरह के होते हैं, कुछ तो जो है नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, है ना, और कुछ जो है हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम लोग भेजते हैं तो उनको कितनी ऊंचाई पे रखना है, कितनी दूरी पे रखना है किसी प्लैनेट से, ये सब समझने में केपलर के इस नियम से काफी मदद मिलती है। तो इसीलिए केपलर के इस नियम को समझना बहुत जरूरी है। और जब आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी के एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर भी आपको जरूरत पड़ जाती है। तो देखिए केपलर सबसे पहले क्या बताते हैं। केपलर साहब का पहला नियम ये कहता है कि द लॉ ऑफ ऑर्बिट नाम से ये जाना जाता है। क्या कहते हैं इस नियम को? लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी कि कक्षा का नियम। यानी कि कोई भी जो हमारे प्लैनेट हैं वो कक्षा में किस तरह से, ऑर्बिट में किस तरह से घूमते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं ये, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन in elliptical orbit with the sun at one focus, सन एट वन फोकस। आप चाहें तो इसे हिंदी में भी देख सकते हैं। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में परिक्रमा करते हैं। तो जिन लोग हिंदी मीडियम में है तो वो भी इसे आसानी से समझ जाएंगे कि ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में जितने भी प्लैनेट्स हैं ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य उनके एक फोकस बिंदु पर होता है। अब यहां पर देखिए क्या होता है। अब ये मान लीजिए एक डायग्राम अपन देख रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है ये, फिर भी समझने के लिए हमने कोशिश की है इसे बनाने की। तो ये देखिए एक एलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया, यानी कि ये जो प्लैनेट है ये सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। अब ये प्लैनेट घूम रहा है तो देखिए एक यहां पर जब देख रहे हैं पी के आसपास देख रहे हैं तो ये सूर्य के ज्यादा नजदीक है, और यहां देख रहे हैं तो ये दूर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लैनेट जब सूर्य के पास है तो उसे क्या कहते हैं, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, पेरीहीलियन कहते हैं। और जब दूर है तो उसको एपीहीलियन कहते हैं। तो पहला नियम तो केवल यही बताता है कि जो प्लैनेट हैं यानी जो ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। दूसरी बात ये कि जब चारों ओर घूमते हैं तो वो एकदम बिल्कुल सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते। कैसे घूमते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हैं। तो ये चीज क्लियर रखना है आपको। जब कोई भी प्लैनेट सूर्य के नजदीक होगा तो उस स्टेज को कहेंगे पेरीहीलियन, क्योंकि पेरीहीलियन के स्टेज में प्लैनेट्स पर अलग असर आएगा। और जब वो दूर चला जाएगा तो उसको कहेंगे एपीहीलियन, क्योंकि जब प्लैनेट दूर रहेगा तो उसके ऊपर अलग प्रभाव पड़ेगा ग्रेविटेशन के, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव उस पर थोड़ा अलग होगा और साथ ही साथ तापमान पर भी अंतर आएगा। तो और इन सब चीजों का प्रभाव जीवन पर भी पड़ेगा, यानी कि किसी प्लैनेट पर जीवन होगा नहीं होगा, पानी होगा नहीं होगा, इन सब चीजों
पर इन सब चीजों पर सूर्य से दूरी का प्रभाव पड़ता है। तो केपलर के पहले नियम से हमें ये सब चीजें निकल करके सामने आ जाती है। अब चलते दूसरे नियम पर। सेकेंड लॉ क्या कहते हैं? सेकेंड लॉ में ये कहते हैं कि द लाइन ज्वाइनिंग ए प्लैनेट टू द सन sweeps out equal areas in equal interval of time। इसे भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं? प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग, क्षेत्रीय वेग मतलब होता है एरियल वेलोसिटी, अभी आपको समझा देंगे। और एरियल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। और इसका प्रभाव यह होता है कि जब सूर्य के निकट कोई ग्रह होगा, जब सूर्य के निकट यानी कि जब सूर्य के निकट कोई प्लैनेट होगा तो उसकी गति क्या होगी? बढ़ जाएगी। और जब दूर होगा तो गति क्या होगी? धीमी हो जाएगी। अब इसे चित्र में देख लीजिए। चित्र में देखिए आप क्या बता रहे हैं, ये सूर्य है। अब देखिए इसमें क्या कहा है इन्होंने कि ये जो आपको डेफिनेशन आपके पास है, द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन, यानी कि जो प्लैनेट है, मान लीजिए ये प्लैनेट है और ये लाइन है, ये जो सूर्य से जो इसकी दूरी है यहां पर, और सूर्य से अब ये प्लैनेट घूम करके यहां चला गया तो ये भी तो दूरी होगी। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये जो एरिया है, यानी ये पूरा एरिया, यानी इसको डेल्टा ए बोला है, और ये पूरा एरिया डेल्टा ए, ये दोनों बराबर होगा। ये दोनों बराबर होगा। अगर इक्वल समय में देखेंगे तो ये दोनों बराबर होगा। तो बराबर होगा कैसे? तो इसके पीछे देखिए कितना बड़ा उन्होंने वो बताया कितना, क्योंकि इसके आधार पर बहुत सी चीजें हमें समझने में मदद मिल जाती है कि अगर ये प्लैनेट दूर है सूर्य से तो इसकी गति धीमी होगी। गति धीमी होगी तो देखिए ये कम एरिया भी कवर कर रहा है, यहां से यहां गया, लेकिन ये टोटल एरिया तो बढ़ जाएगा ना। ये पूरा जो, इसी को बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, यानी क्षेत्रीय वेग, यानी क्षेत्र जो है ये समान ही रहेगा। उतने ही समय में ये इतनी दूरी यहां से यहां कवर किया, लेकिन ये पूरा एरिया इतने के बराबर हो गया। अब देखिए यहां पर मान लीजिए यहां आ गया, ये घूमते घूमते प्लैनेट यहां आ गया, तो क्या हुआ? यहां जैसे ये पहुंचा तो उसकी स्पीड बढ़ गई। अब स्पीड बढ़ी तो ज्यादा एरिया, ज्यादा क्षेत्र में चला गया। ये ज्यादा क्षेत्र में चला गया तो देखिए ये क्या हो गया? ये बड़ा एरिया हो गया, थोड़ा चौड़ा बन गया ये। तो ये टोटल एरिया और ये टोटल एरिया बराबर हो जाएगा। तो यही समझने की बात है कि, और इससे क्या हमको डिसीजन लेने में क्या मदद मिली, क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि हमको ये समझने में मदद मिल गई कि जो प्लैनेट सूर्य के नजदीक रहेगा, जो प्लैनेट सूर्य के नजदीक रहेगा उसकी स्पीड होगी हाई, उसकी स्पीड, उसकी जो चाल है वो ज्यादा हो जाएगी। और जो प्लैनेट सूर्य से दूर होगा उसकी स्पीड होगी स्लो, उसकी गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है क्वेश्चन, मेंस में भी आपको केपलर्स लॉ लिखने को आ सकता है। तो हर जगह आपको ये मदद मिलेगी, या और कोई कंपटीशन आप देते हैं वहां भी आपको मदद मिलेगी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है, तभी ये याद रख पाएंगे। क्या बताया आपको कि जो एरियल वेलोसिटी होती है वो हमेशा समान रहेगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा। जब प्लैनेट सूर्य के नजदीक रहेगा तो उसकी गति ज्यादा होगी, जब प्लैनेट सूर्य से दूर होगा तो गति धीमी होगी। लेकिन समान समय में, यानी अगर डेल्टा टी समय हमने लिया तो दोनों ही स्थितियों में प्लैनेट समान क्षेत्रफल यानी डेल्टा ए कवर करेगा। दो नियम हो गए। चलते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण नियम के ऊपर, लॉ 3। लॉ 3 क्या कहता है? द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट। टाइम पीरियड, अब यहां पर एक नया शब्द आ गया, टाइम पीरियड। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the cube of the semi-major axis of its orbit. Semi-major axis of its orbit. इसको हिंदी में आप अगर डिफाइन करना चाहें तो सूर्य के चारों ओर, अभी हमने चित्र में बताया था आपको, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर में जितना समय
सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे कहते हैं परिक्रमण काल, यानी कि उसे टी कहते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ स्पष्ट तौर पे आपको समझने के लिए बता दिया कि इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें यह है कि मान लीजिए ये सूर्य है, ये दिस इज सन, तो इसका जो इसके चारों ओर ऑर्बिट में जो घूमने में जो उसको टाइम लग रहा है, जितना भी समय लगा उसको, वो घूमने में जितना समय लगा वही उसका परिक्रमण काल है, टी है। ठीक है, उसे परिक्रमण काल टी कहते हैं। इस परिक्रमण काल का वर्ग यानी स्क्वायर ऑफ द टी, इस परिक्रमण काल का वर्ग यानी स्क्वायर ऑफ द टी, इस परिक्रमण काल का वर्ग जो है ये क्या होता है, सूर्य से औसत दूरी के क्यूब के औसत दूरी मतलब आर, यानी कि आप देखिए ये प्लैनेट तो एक समय, ये तो इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, ऐसा तो है नहीं एकदम एग्जैक्ट सर्कुलर आर एक जैसा रहेगा। तो बोला कि औसत दूरी यानी कहीं ज्यादा भी होगा कहीं कम भी होगा, उन सब का एवरेज निकाल लीजिए, तो मान लीजिए वो आर है, ये हमने लिखा आर। अगर वो औसत दूरी जो आर है उसके क्यूब के यानी 3 बार गुना करना पड़ेगा, आर इंटू आर यानी आर क्यूब, तो उसके क्यूब के आर के क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर कोई प्लैनेट सूर्य से अधिक दूर है, अगर कोई प्लैनेट सूर्य से अधिक दूर है तो उसका परिक्रमण काल भी अधिक हो जाएगा, उसका परिक्रमण काल भी अधिक हो जाएगा। जैसे अगर आपने प्लैनेट सिस्टम पढ़ा हो तो क्या हो जाएगा कि मरकरी से लेकर के और नेपच्यून तक चले जाइए, तो मरकरी से लेकर नेपच्यून तक जाएंगे तो देखिए नेपच्यून का परिक्रमण काल यानी पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो जाता है, 165 वर्ष, 165 इयर्स। और जो सबसे नजदीक है बुध मरकरी, इसका परिक्रमण काल कितना होता है, केवल 88 दिन, ओनली 88 डेज। तो क्या निष्कर्ष निकला कि भाई जो भी प्लैनेट सूर्य से जितनी दूरी पर होगा उसका परिक्रमण काल भी उतना ही ज्यादा होगा। तो देखिए अब सारी चीजें आपको पता चल गई, यहां पर केपलर ने कितना महत्वपूर्ण नियम दिया आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब इन्हीं सब नियमों को लेकर के हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाते हैं, फिर उसको प्लैनेट्स के ऊपर भेजते हैं, फिर उनसे हम अलग अलग उनका फायदा उठाते हैं, कभी कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाते हैं, कभी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बनाते हैं। लेकिन उसको कितनी दूरी पर रखना है, उसकी गति कितनी सेट करनी है, उसकी ऊंचाई कैसे तय करनी है, ये सब का आधार केपलर के नियम से हमें मिल गया। तो अब ये तीसरा नियम हमें क्या हेल्प कर रहा है, हमें ये हेल्प कर रहा है कि जो प्लैनेट सूर्य से ज्यादा दूरी पर होगा उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमण काल ज्यादा होगा, जो सूर्य से कम दूरी पर होगा उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कम होगा। और एग्जांपल के लिए आपको मैंने बता दिया कि देखिए नेपच्यून का परिक्रमण काल 165 वर्ष है, जबकि मरकरी का केवल 88 दिन है। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जहां पर टी जो है वो है आपका, टी जो है वो क्या कहलाता है, हमारा सूर्य के चारों ओर जो घूमने में एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो टी है, और सूर्य से जो औसत दूरी है प्लैनेट की वो आर है। तो अब ये अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। अब यहां पर एक चीज और देख लेते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कोई भी प्लैनेट जो ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी वेलोसिटी कैसे तय करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को डिराइव करने की जरूरत नहीं है, वो तो आपने आईआईटी की तैयारी के दौरान की होगी या 11th-12th में पढ़ा होगा। हमें तो यहाँ पर एक सामान्य विज्ञान के नजरिए से, सामान्य ज्ञान के नजरिए से चीजों को देखना होता है। फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं आप कि वेलोसिटी ऑर्बिट यानी कि कोई भी प्लैनेट अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी गति किन चीजों पर निर्भर करेगी। देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, रूट ओवर कैपिटल जी एम बटे कैपिटल आर, कैपिटल जी एम बटे आर। अब यहां पर इसका मतलब समझ लीजिए, यहां पर देखिए मास, वो जो प्लैनेट है उसका मास है m, वो जो प्लैनेट है उसका रेडियस है r। मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी का मास m, रेडियस r, और g क्या है, g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो किसी भी प्लैनेट की ऑर्बिट में जो गति होगी, वेलोसिटी होगी, वो आपके डिपेंड करेगी रूट ओवर G, जो उसका मास होगा वो, और डिवाइडेड बाय आर। तो इसमें आर का रोल जो होता है ना बहुत बढ़ जाता है। आर का रोल यानी कि जो आर है, यानी कि जो उसका रेडियस है, यानी कि जो प्लैनेट का जो रेडियस है, वो बहुत कुछ निर्भर करता है और बहुत कुछ डिपेंड करता है आर के ऊपर कि उसकी ऑर्बिट में उसकी गति क्या होगी। तो इस तरह से ऑर्बिटल वेलोसिटी के फॉर्मूले में आप इसे ध्यान रख सकते हैं, रूट ओवर जी एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, वेयर एम इज the mass of the planet and r is the capital radius. Capital R is the radius of that planet and G is the gravitational constant which have the value. ये value कभी कभी पूछ लेते हैं तो इसे आप याद रख सकते हैं, 6.67 into 10 raised to power minus 11 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि केपलर के नियम में हमने क्या देखा। तो देखिए, केपलर के नियम में हमने ये देखा कि ये एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, केपलर कहाँ के विद्वान थे, तो जर्मन एस्ट्रोनॉमर है। किसकी मदद से इन्होंने अपने दो सिद्धांत दिए थे, तो डेनिस एस्ट्रोनॉमर टाइको ब्राहे की मदद से दिए थे। कब दिए थे दो नियम, तो 1609 में दिया था। पहला नियम जो कि ऑर्बिट लॉ ऑर्बिट कहलाता है, बताता है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। यहीं से आपको मैंने पेरीहिलियन और एपीहिलियन के बारे में बता दिया। दूसरे नियम में आप गए तो उसमें एरियल वेलोसिटी के बारे में बताया कि भाई समान समय में यानी इक्वल टाइम पीरियड में जो है वो इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल एरिया कवर करता है। ये कैसे संभव होता है, तो जब कोई प्लैनेट नजदीक होता है, सन के नजदीक होता है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, और जब कोई प्लैनेट दूर होता है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो इसी कारण से वो जो एरिया होता है वो बराबर कवर हो जाता है। तीसरा नियम महत्वपूर्ण नियम था जिसको आपको इस फॉर्मूले से बताया गया है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यहां से ये रिजल्ट निकला है कि जो प्लैनेट सूर्य से अधिक दूरी पर होगा उसका परिक्रमण काल भी ज्यादा होगा, यानी कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ज्यादा होगा, और जो सूर्य के नजदीक होगा उसका पीरियड भी रिवॉल्यूशन कम होगा। इसके अलावा ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपके सामने आ गया। तो इस पर आधारित अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक पहुंचाने में हमें इससे मदद मिलेगी और ये मेरे लिए एक तरह से मोटिवेशनल भी होगा। थैंक यू वेरी मच।